बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि हमने जो मामला पाकिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से और जो मौजूदा चीन के हवाले से और अमेरिका के हवाले से जो जो बातें आपसे डिस्कस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें दुरुस्त साबित होती जा रही हैं। और अभी जो जो मैंने मामलात आपसे डिस्कस किए थे, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखते जाएं कि जो हमने बताया था कि भारत के क्या प्लान हैं और भारत किस तरीके से पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना चाह रहा था और किस तरह उसको मतलब चीन ने कंटेन किया और भारत के जो पीछे मगरिब की जो सपोर्ट थी, उसको किस तरीके से मतलब रोका गया है और किस तरह कुछ कुदरती तौर पर और कुछ अंदरूनी तौर पर डिप्लोमेसी करके मुकामी मुल्कों ने अपने सही तरीके से कार्ड का इस्तेमाल करके किस तरीके से उन्होंने इस तमाम मामलात को सैर हासिल कंट्रोल जो है हासिल कर लिया है। आपको यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि मैंने आज से 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि भारत जो है कोई बड़ी जारियत जो है करना चाहता है। और इससे पहले मैंने ये भी बताया था आपको, अगर याद हो मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आप देखते जाएँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी होता है ताकि लोगों को पता लग जाए। बहुत से लोगों को अगर नहीं है तफ़सील तो मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। मेरे ट्यूटर्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी डाल देता हूँ ताकि बतौर सनद मौजूद रहे। क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया में आप चीज़ डिलीट तो कर सकते हैं, या हो सकता है, मैं कई दफ़ा ऐसा कि कुछ टेलीविजन को हम बाहर चैनल को बयान दे देते हैं तो वो बयान जो है हटा दिए जाते हैं या वो हट जाते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे, जब तक सोशल मीडिया वाले खुद ना हटाएं तो वो चीज़ें वहाँ से हट नहीं सकती हैं। आप खुद तो डिलीट कर सकते हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो अगर आप मेरी ट्विटर को अगर बतौर फॉलो करते रहें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं उनको तकरीबन गुज़िश्ता 1 हफ़्ते पहले मैंने बता दिया था। और मैंने आपको बताया था कि भारत जो है जारियत की तैयारी कर चुका है। और हमने ख़ास तौर पे उसको मैंने एक बैरूनी चैनल पे वार्निंग भी दी थी और ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट किया था। आपने देखा कि ठीक मेरे वार्निंग के ठीक 2 दिन बाद जो है आईएसपीआर की जानिब से अभी कुछ इसी किस्म के अल्फाज से भारत को वार्न किया गया। और जिससे ये पता लगता है कि मामलात जो हमने आपको जो खबर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हद तक दुरुस्त साबित थी। दूसरा, आपको एक और बात ये बताऊँ कि आपने देखा होगा जो अहम खबर है इस वक़्त वो ये है कि गुज़िश्ता दिन एक रोज़ ग़ालिबन एक, हाँ, शायद ग़ालिबन 1 दिन, या हो सकता है अगर टाइम जब तक मेरी वीडियो आए तो 2 दिन हो जाए। आईएसआई के अहम ओहदेदारों के साथ पीएम की ब्रीफिंग थी। एक वो ब्रीफिंग भी इसी पस मंज़र में थी जिसकी की जानिब आपको मैंने इशारा पहले किया था कि भारत के जो मामलात हैं, जिस तरह चीन ने उसको लद्दाख के अंदर आकर और जिस तरह कंट्रोल किया, और जो मामलात भारत ने के हवाले से चीन ने किसी हद तक भारत के, मैं कहता हूँ कि किसी हद तक प्लान को नाकाम किया है। तो उस वजह से फिर भारत की ये कोशिश थी और भारत का ये मामला था कि अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो उस हवाले से क्या किया है हिंदुस्तान ने, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, ये मतलब कोई तज्जिया नहीं मेरा। तो हिंदुस्तान ने क्या किया कि अपने जो एजेंट थे पाकिस्तान के अंदर उनको मुतहर्रिक किया कि वो हर सतह के ऊपर आकर पाकिस्तान के अंदर अपने मामलात को खुल कर खेलें। और उसके हवाले से इसमें ये भी था कि कुछ थोड़े सा इदारों के ऊपर कुछ मामला थे और अंदरूनी तौर पर जो मुल्क की अहम इदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर अहम इदारे हैं, उनके दरमियान कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा करना और कुछ ऐसे मामलात लेकर आने जिससे ना सिर्फ़ इदारों के दरमियान टकराव पैदा हो, बल्कि कुछ तख़रीबकारी की कार्रवाइयाँ भी अंदरूने पाकिस्तान हो सकती थीं, जिसकी कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ को ख़बर मिल गई थी और कन्फ़र्म ख़बर थी। लिहाज़ा इसलिए उन्होंने बुलाकर पीएम को आईएसआई के दफ़्तर में ब्रीफ़ किया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के दफ़्तर में आपको पता है इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुल जाती रही हैं और अभी भी खुलती रही हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के दफ़्तर के अंदर चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बाकायदा आपकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो भी उनकी जो प्लानिंग्स होती हैं वो उसको लीक आउट करते हैं। तो इस पस मंज़र के अंदर वो ब्रीफिंग थी और वो ब्रीफिंग बड़ी अहम थी और पाकिस्तान के हवाले से, अंदरूनी मुल्क के हवाले से और बैरून मुल्क के हवाले से वो ब्रीफिंग बहुत अहम थी। और उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ ये भी थी कि मैंने आपको बताया था कि भारत ने
ये पहले प्लान किया हुआ था आज से 1 माह कबल के पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स फ्लैग अटैक किया जाए, और जिसका भी हमने जिक्र किया था और बाद में पीएम ने भी उसको कंफर्म किया। एग्जैक्टली बिल्कुल ये बात थी, भारत का प्लान था फॉल्स फ्लैग का। लेकिन कुछ किस्मती, कुछ कहते हैं ना कि कुछ कुदरती तौर पर कुछ पाकिस्तान के हक में फैसले ऐसा हो रहे हैं कि मामलाती उलट पड़ जाते हैं। अजीत डोभाल की जो डॉक्ट्राइन नाकाम हुई है, उस डॉक्ट्राइन के नाकाम होने की वजह से अब अजीत डोभाल का जो था ये प्लान, जो जो फॉल्स फ्लैग की जो 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 साजिशें हैं, इस किस्म की जो हरकतें हैं, ये सारा जो अजीत डोभाल जो डॉक्ट्राइन है ना, ये उनके क्लब का काम था कि प्रॉक्सीज करना, दूसरे मुल्कों के अंदर एजेंट्स को ख़रीदना, धमाके कराना, फॉल्स फ्लैग अटैक करवाना अब दूसरे मुल्कों को, ये सारी जो है ना, ये पूरी डॉक्ट्राइन जो अजीत डोभाल की थी। क्योंकि ये जो अभी नाकाम हुआ है आपका कश्मीर का मसला, जो चीन ने सारे मसले को जो गड़बड़ कर दिया, और भारत ने जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, और उसके बाद उसके पस मंज़र में आपको सारी डिटेल पता है, मैं पुरानी डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि उसी के पस मंज़र में भारत को चीन को जवाब मिला, और चीन ने जो है सिक्किम और लद्दाख पे कब्जा कर लिया। तो वो सारी की सारी डॉक्ट्राइन जो है इनकी फ्लॉप हो गई। तो इस पस मंज़र में अब वो जो अजीत डोभाल की डॉक्ट्राइन थी कि पाकिस्तान में इनके कम से कम 3 जगह इनके फॉल्स फ्लैग का इनका था प्रोग्राम कि हम फॉल्स फ्लैग 2-3 बड़े फॉल्स फ्लैग करें, जिससे फिर हम पाकिस्तान को मलाइन करें। लेकिन अब वो जो भारत की जो आर्मी है, वो अब भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अजीत डोभाल की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अजीत डोभाल की इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनके हवाले से जो भारत के अंदर जो करता धरता है, माँ सिवाय हिंदू नेशनलिस्ट, वो ये कहते हैं कि ठीक है, बहैसियत एक हिंदू नेशनलिस्ट हम अजीत डोभाल के साथ हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी अब इंस्ट्रक्शन जो है हम किसी हवाले से लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा केओस पैदा हुआ है। तो लिहाजा अब भारत की पूरी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई जारियत, जैसे मैंने पहले कहा था कि जारियत की जाए, और उसी हवाले से कुछ क्लूज जो है आईएसआई को और पाकिस्तान के इदारों को मिल गया था, और यही वजह है कि आईएसआई ने और आईएसपीआर ने खुलकर जो है भारत को भी वार्न कर दिया। तो ये एक सूरत हाल ऐसी है। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि भारत अभी भी इस वक्त कोशिश कर रहा है, बैक चैनल पे बातचीत हो रही है, और अभी नाकामी के बाद भारत ने कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया को राज़ी करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी की बातचीत हुई है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दबाव डाला जाए चाइना के ऊपर कि वो इनके साथ किसी तरीके से इन मामले को हल करने की कोशिश करें। या जो अब गालिबन शायद 6 तारीख को इनकी एक 6 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है फ्लैग स्टाफ, तो उसके अंदर शायद हो सकता है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन पर सफारती दबाव डाला जाए। लेकिन जो मेरे पास इतलात है वो ये है कि चीन ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मना कर दिया है, और चीन ने ये कहा है कि अब जिन इलाकों पे चीन आ चुका है वो वहाँ से किसी सूरत में नहीं हटेगा, चाहे पाकिस्तान पर हमला करता है भारत या कोई और शर्त रखता है, नहीं रखता, वो एक अलहदा चैप्टर है। क्योंकि ये भी कहा गया है चीन की तरफ से कि अगर हम इस बात की ज़मानत दे देते हैं कि हम पाकिस्तान पे फौरी तौर पर हम अटैक नहीं करते, हम अपने अटैक को, अपने मंसूबों को मनसूख कर देते हैं, तो क्या आप हमें ये इलाके वापस कर देंगे? ये मैं आपको बड़ी पक्की खबर बता रहा हूँ बैक चैनल पे। लेकिन चीन ने ये कह दिया कि आप हमला करेंगे, पाकिस्तान के पास पूरी ताकत है, पाकिस्तान आपका जवाब देगा, पाकिस्तान अपनी जंग लड़ेगा, हमारा इत्तेहादी है, ज़रूरत है, अगर पड़ी तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन जो इलाके हमने फतह कर लिए हैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इससे हटकर अगर आपने कोई बात करना है तो करें। और ये वही बात है जिसकी आपको तस्दीक 1 या 2 दिनों में 6 तारीख को मिल जाएगी कि जो फ्लैग मीटिंग हो गई उसके अंदर चाइना ने अपने इलाके से हटने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अच्छा, एक तो हो गई चीज़, दूसरी ये है कि जो था पाकिस्तान के हवाले से भारत का एक प्लान जो है वो स्टिल है, लेकिन अब वो गिलगित और बल्तिस्तान के शायद रास्ते से ना आए। हो सकता है कि शायद वो कोई और दूसरा महाज खोले, लेकिन खुदा न खास्ता अगर भारत ने ऐसी हरकत की तो मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको भी बता रहा हूँ। मेरा वीडियो कई जगह भारत में भी देखा जाता है, बहुत सारे दिफा से मुतल्लिक लोग भी हैं, वो भी देखते हैं। मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। पाकिस्तान की दिफा को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान की दिफाई जो तैयारियां हैं खुफिया तौर पर, वो आपकी समझ से बाहर है, आपकी सोच और समझ के से भी बाहर है। इनको कुछ नहीं पता और ना किसी को पता है। तो लिहाजा बेहतर यही होगा कि अगर इसके अलावा अगर भारत कोई तरीक़ेकार है तो तरीक़ेकार इख्तियार करे, लेकिन जंग से बाज रहे। और रह गई बात अब सी पैक की,
तो सी पैक का ये मैं आपको बता दूं कि सी पैक के ऊपर चीन ने काम शुरू कर दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम कहते रहे हैं कि सी पैक गेम चेंजर होगा। बहुत से लोग कहते थे कि किस तरह गेम चेंजर होगा, अब आपने देख लिया गेम चेंजर हो गया। इसकी सी पैक के तनाजुर में चीन को अपने खोए हुए इलाके मिल गए, क्योंकि चीन को बहुत था कि जिस वक्त चीन कमज़ोर था, बरतानिया ने इसके इलाकों पर कब्जा कर लिया था, चीन ने अपने खोए हुए इलाके ले लिए। और जो भारत ने एक इलाका लिया जो मुतनाज़ा इलाका था, आलमी बरादरी खामोश रही, आलमी बरादरी ने कुछ नहीं बोला। तो पाकिस्तान के पास भी जवाब आ गया है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जो हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो भी अब पाकिस्तान का हिस्सा ही तस्वुर किया जाएगा। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ, और ये तकरीबन अब इसमें कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डैम है अभी बनने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में, जो डैम बन रहे हैं और उसके ऊपर जो काम वाम हो रहा है, भाषा डैम है और जो दूसरे तमाम डैम्स हैं, और जो जितने भी तामीराती मनसूबे हैं, क्योंकि वक्त कम होता है, मैं आपको हल्का हल्का सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ कि जितने भी तामीराती मनसूबे जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और सी पैक के हवाले से हो रहे हैं, वो सब जो है कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से गुजरेंगे, और ये वन बेल्ट जो है वहाँ तक जाएगी, मशरिक़ वस्ता तक। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं अब कश्मीर से और पाकिस्तान के दरमियान से हो रही हैं। और ये माहदे जो चीन के साथ हो गए हैं, वो चीन ने माहिदा जो किया है वो कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर करते हुए किया है। तो लिहाजा अब वो जो दौर था कि बात थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो लिहाजा ये भारत को सोचना चाहिए कि अब वो इस जो पाकिस्तान का जो पार्ट है कश्मीर का, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान, इसके ख्वाब देखना छोड़ दे। ये अब पाकिस्तान का पार्ट बन चुका है और पाकिस्तान पे यहाँ तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। लिहाजा मैं अब समझता हूँ कि एक बात और इसमें यह भी है कि जो वन बेल्ट का जो मंसूबा है, अगर वन बेल्ट का मंसूबा जो राहदारी है, अगर वो बन जाती है, तो भारत को एक बेहतर तरीका तो ये होगा कि वो आए और एक इलाकाई रियासत की हैसियत से, एक पड़ोसी की हैसियत से, अगर अपने मुल्क और मफाद को तरक्की देना चाहता है तो तिजारत के लिहाज से बात करे। लेकिन अगर अब उसने जो कि अमेरिका के वो अलाई है, अगर वो अब अमेरिका का मफादात करेगा इस इलाके के अंदर, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त भारत इस पूरे सिनेरियो में नाकाम हो चुका है। भारत की इस वक्त कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि आज सुबह जो है ईयू ने बल्कि भारत के ऊपर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मलाइन किया है कि वहाँ पे जुल्म और सितम हो रहा है मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ। तो हर तरह से चारों तरफ से भारत की जो है गोट पिट रही है। और नेपाल ने भी अब अपने मामलात को कर दिया है। नेपाल ने भी कह दिया है भारत को कि जो जहाँ वो सड़क बन रही थी सिक्किम के उस तरफ, और वो भी उसने भी अब पर दिखाने शुरू कर दिए। बिलाशुबा ठीक है, चीन उनकी तरफ होगा। ज़ाहिर है जो छोटे ममालिक होते हैं, जब उनकी दाल नहीं गलती तो वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि कोई उनका मददगार है तो फिर वो अपने हक़ के लिए खड़े होते हैं। तो जो मौजूदा सिनेरियो है उसके अंदर भारत को हर तरफ से डिफीट हो रही है, और चीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है। और चीन इस वक्त पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा था अपनी कई वीडियोस में, कि चीन ने अपने कार्ड बिल्कुल सही टाइम पर और बर वक्त शो किए हैं, और न सिर्फ शो किए हैं बल्कि अपने कार्ड का बिल्कुल सही इस्तेमाल भी किया है। एक तो ये चीज़ हो गई जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर चली थी। इसमें मज़ीद डेवलपमेंट होंगी एक दो दिन में। मैं कोशिश करूँगा कि हो सकता है बीच में ही आपको इस हवाले से मज़ीद बातें बताऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं। बैक चैनल के अंदर बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। तो अभी तो एक तो 6 तारीख को जो फ्लैग मीटिंग होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और दूसरा ये कि चीन जो है अपनी जो इलाके में जहाँ तक है, मैंने ये भी बताया था आपको, जो गैलवे रिवर है वहाँ तक चीन जो है, मतलब चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। और तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक जो है चीन ने अपने बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया है। मतलब अब वो तो समझे चीन का हिस्सा है, उसको बिल्कुल भूल जाए, मतलब उस पर कुछ नहीं हो सकता। तो अब इस तनाजुर के अंदर जो है अब देखना होगा कि पाकिस्तान की माशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बहुत मजबूत हुई है। ये अगर हमारा सी पैक जो है इंशाल्लाह मंसूबा चलेगा, और सी पैक की कामयाबी जो है हकीकत में, जो हम कहते थे कि ये गेम चेंजर है, अब लोगों को यकीन आना चाहिए कि वाकई सी पैक गेम चेंजर कहलाता था और वो गेम चेंजर बन गया है। ये तो था कुछ बाहर का। अंदर के भी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो अभी आईएसआई के हवाले से जो ब्रीफिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी मामलात पे भी वज़ीर आज़म को बताया गया। मैं इससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जो कुछ नवाज़ शरीफ के, सॉरी, जो जरदारी के और नवाज़ शरीफ के जो कुछ लोग हैं, वो उनके हवारी या उनके नमक ख्वार जो है वो अभी भी स्टिल हुकूमत के अंदर मौजूद हैं।
और ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं। इसका आपने तमाशा देखा, अगर आप को पता होगा कि 2 दिन पहले की बात है, ये शहबाज शरीफ को बुलाया गया। शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए कहा गया कि जनाब आपको बुलाया जा रहा है, वो नहीं आए तो उनके घर पे छापा मारा गया। मैंने सुबह ही कह दिया था, ट्विटर पे भी कह दिया था, और एक पता नहीं कोई चैनल है, पता नहीं कोई सा ईरान का, मुझे बयान नहीं, उस पे भी उन्होंने कहा था कि जनाब वो कल शहबाज शरीफ को क्या गिरफ्तार किया जाएगा? तो मैंने कहा कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वो तो जिस वक़्त उनको गिरफ्तार करने की बात थी, वो नैब के अफ़सर ने उनको पहले ही बता दिया था कि जनाब कल आपके यहाँ छापा पड़ने वाला है। तो मैंने फिर सुबह ट्वीट भी कर दिया था, तो ये सारा तमाशा है। तो वो मैंने पहले भी कहा है और फिर आपको बार-बार कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों की जो वजह से जो प्रैक्टिस हो रही है, जो तमाशे हो रहे हैं, इसकी वजह से हकीकत में जो जो कानूनी मामलात हैं, जो पैसा निकलने की, जो रिकवरी की जो बात थी, जिसको हम हमेशा कहते रहे थे कि अगर नैब ने अगर सही तरीके से नहीं चलाया, तो ये मामला जो है ख़राब हो जाएगा, और एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है कि अब ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि नैब ने जो शहबाज शरीफ को बुलाया था, वो इसलिए बुलाया था कि शहबाज शरीफ के साहबज़ादे ने कहा था, वो 15 अरब रुपए का मामला था और कुछ सनती यूनिट्स का मामला था। मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, जो बड़ी तेज़ी से आ गए थे। तो नैब ने कहा था उनसे कि भई ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा इसका मेरे वालिद साहब को पता होगा। तो इस पस मंज़र में हम उनको बुलाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। और नहीं आए, उसकी मैंने आपको वजह बता दी कि पंजाब की जो एक इंतहाई इंतहाई पंजाब के वज़ीर आला की इंतहाई करीबी शख्सियत ने वहाँ से उनको फ़ोन करके कहा कि आप वापस आ जाएँ, और वो वहाँ से वापस आ गए। वो जो उनका दूसरी से इलाके इस्लामाबाद वगैरह में जहाँ का इनको शक था, वहाँ वो नहीं गए। तो ये सारी सूरत हाल है, अंदर से लोग मिले हुए हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि इसका पूरा असर जो है अब आकर काज़ी जो ईसा केस चल रहा है उसके ऊपर पड़ गया। अब आपको पता है कि काज़ी ईसा केस जो है पाकिस्तान में नहायत अहमियत वो बनता जा रहा है, बहुत ही अहमियत उसको हासिल हो जाएगी। वो इस हवाले से कि काज़ी ईसा के ऊपर जो केस बना है, वो असल में ले क्या है, वो जजेस के खिलाफ की मिसकंडक्ट है। तो मिसकंडक्ट को जब ये लेकर गया, तो मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने बहुत पहले कहा था, मेरे अखबारात में बयानात भी है कि मैंने ये बात कही थी, बारहा कही थी कि देखिए जो आपने जजेस के ऊपर जो मिसकंडक्ट का जो किया है, ये केस गलत है, ये मिसकंडक्ट नहीं बनता। अगर आपको जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कहीं कोई चीज़ है, जो अगर कोई टैक्स का मसला था या अगर कोई भी मामला था, तो आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाते। आप इसको एफआईए में दे सकते थे, ठीक है। अगर एफआईए वाले, किसी का कहना ये भी था कि एफआईए वाले कहते हैं कि वो जजेस के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आपने पहले कोई चैनल को इस्तेमाल करना था। लेकिन कुछ लोगों ने मशवरा दिया हुकूमत को कि बराह रास्त वो जो है इनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजे। अब वो रेफरेंस चला गया, लेकिन अब वही बात आ गई कि जब रेफरेंस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही एक प्ली उठाई कि ये जो आपने जो बनाया है रिकवरी सेल, इस रिकवरी सेल को आपने किस बुनियाद के ऊपर बनाया? तो हुकूमत ने कहा कि जी हमने पार्लियामेंट से मंजूरी ली। पार्लियामेंट से मंजूरी, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से आप मंजूरी नहीं ले सकते, पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी थी, तो आपने फिर ये सेल कैसे बनाया? और सेल बनाने के बाद जो आपने इनका जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग फिर एतराज़ भी करते हैं, कि वो जो इस वक़्त जो इनके रिकवरी सेल के जो इंचार्ज हैं, जो अक्सर टेलीविज़न पर आके काफ़ी ब्रीफ भी करते रहे, मुशीर भी हैं, उनको आपने किस हैसियत में लिया? और उनके ऊपर भी सवाल उठ गया। अब मसला जो इसमें देखिए सबसे अहम ये आ रहा है कि जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक प्ली ले ली है। वो ये कहते हैं कि ये जो काज़ी ईसा का जो केस है, ये चंद सिर्फ़ एक टैक्स का है, कि अगर टैक्स के ऊपर नहीं था या अगर इनके कुछ हिसाब-किताब में अगर गड़बड़ थी या कोई मामला था, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको बराह रास्त किसी जज के खिलाफ रेफ़रेंस के तौर पर मिसकंडक्ट का रेफ़रेंस डालें। सुप्रीम कोर्ट के जो, मेरा ख़्याल है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के अंदर है, लेकिन जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे ये सोच रही है कि ये जो लिया गया है, ये बुनियादी तौर पर ये जो काज़ी ईसा का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घेरा तंग करने वाली कहानी, मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज ये समझ रहे हैं। और एक जज जो इस वक़्त हाज़िर सर्विस है, उनकी मेरे साथ इस हवाले से कुछ हल्की-सी गुफ्तगू-शुनीद भी हुई है, और उन्होंने भी यही ख़दशे का इज़हार किया था कि वो समझते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, उनको कवर करने की या उनके गिर्द घेरा डालने की, या दूसरे अल्फ़ाज़ में अदलिया पे कदगन लगाने की, ज़रा खुल के कह देता हूँ मैं, कि कोशिश बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा ये मसला चला और जिस तरीके से आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि काज़ी ईसा का केस अगर ये डिसमिस हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती है कि काज़ी ईसा पर केस ये नहीं बनता, ये मिसकंडक्ट नहीं होता, तो फिर ये केस की जो है, ये नवाज़ शरीफ के केस के ऊपर भी बहुत बड़े जो है सवालिया निशान उठ जाएँगे, क्योंकि काज़ी ईसा का जो केस है, इसके अंदर बात आ रही है मनी ट्रेल की।
2 चीज़ें इसमें अहम बन रही हैं। एक मनी ट्रेल कि वो पैसे जो उनके जो अहलिया के पास से जो बाहर गए, उसकी मनी ट्रेल और टैक्स का मिसकंडक्ट। तो तकरीबन यही प्लस माइनस नवाज़ शरीफ के केस के अंदर भी है कि उनका वो अकामा था और अकामे में तनख्वाह और कुछ टैक्स के मामलात और कुछ मनी ट्रेल। तो ये प्लस माइनस कुछ मामला उधर ही जा रहा है। तो अगर ये मुझे लगता है जो आज तक अगर ये चल रहा है कि अगर ये मुकदमा इसी पैराए में चला, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ये केस नवाज़ शरीफ के लिए कोई बहुत बड़ी मतलब कोई एक बहुत बड़ी राहत का मसला ना बन जाए। और ये मुझे भी लगता भी है कि जिस नहज पे मैं जाता देख रहा हूँ, तो इसकी तमाम मैं सूरत इसका इसका तमाम मैं कसूरवार मैं अगर समझता हूँ हुकूमत को नहीं, हुकूमत में शामिल मुशीरों का है। अगर आप देखें, मेरे पुराने ट्वीट्स देखते रहे, मेरे बयान देखते रहे, मैं बारहा कहता रहा हूँ कि जिस तरीके पे नैब इस केस को चला रही है, भाई आप चलाएं, पैसे नहीं आते नहीं आए, लेकिन आप एक केस चलाएं, केस को मुकम्मल करके ख़त्म कर दें। उसके बाद ठीक है, अगली हुकूमत आएगी, अगला टर्न आएगा, आप किसी को मुजरिम ठहरा दें, नहीं पैसे आते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हर केस को मुसलसल ये चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए। किसी केस का आपने देखा, किसी का भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि हर केस जाके खराब होता रहा। और ये इसी खराबी का नतीजा है, ये नैब की खराबी का नतीजा है कि मामला जो है काजी ईसा के केस के अंदर जाके करेक्ट हो चुका है। तो ये सूरत हाल मुझे लग रही है। तो मुझे लगता है कि अगर देखें क्या होता है, अब इस पे हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको हल्का सा इसका आपको बता दिया है कि ये सूरत हाल है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये काजी ईसा का केस अगर ये डिसमिस हो जाता है, तो उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है नवाज शरीफ साहब को होगा। और देखिए फिर क्या होता है, क्योंकि एक रिमार्क्स इसमें बड़ा अहम है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो आप ना भूलें। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज ने कहा, मैं नाम नहीं ले रहा खासतौर पर जानबूझ के, और तजिया निगार ले लेते, लेकिन वो चूंकि मेरे कुछ मामला ऐसे हैं इसलिए मैं नहीं लेता। एक जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात ही है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून जो पाकिस्तान में है, वो 2013 से ये जो भी मामला हुआ है, ये 2013 से पहले का है, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो 2013 में आया है। तो अगर इसको भी अगर बुनियाद बनाया जाए, अगर ये मामला भी अगर इस तरह उठा, तो भी फिर नवाज शरीफ का केस कमज़ोर होता है। तो ये मैं आज की तज्ज़िये में आपको ये 2 चीज़ें बहुत अहम बता के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 2 मामलात आए हैं, ये बड़े इंतहाई अहम है। ये हो सकता है कि कोई जो काज़ी ईसा का केस चल रहा है, ये कोई किसी नए मोड़ पर जाके ना ख़त्म हो। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इस वक़्त जो अंदरूनी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो आपको पता है कोरोना की है। मैं बारहा कहता रहा हूँ कि देखिए कोरोना हकीकत में है। और आपको ये भी याद होगा कि मैं मुसलसल ये भी कहता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने एहतियात नहीं की तो मई और जून जो है, मई तक का हमने कहा था कि पीक पे जाएगा, लेकिन चूंकि ईद का सीज़न आ गया, लोगों ने एहतियात नहीं की, तो ये नतीजा वो है जुलाई तक चला गया और बहुत ज़्यादा जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। और यहाँ तक देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कुछ लोग मैं देखता हूँ, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या ये इमरान की नाकामी, आप लोग जब मेरी वीडियो देखा करते हो, आप मुझसे उस पे जो कमेंट्स ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे बहुत सहूलत होती है। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं और बहुत से लोग प्राइवेट भी मैसेज कर रहे हैं कि क्या इमरान खान नाकाम हो गया। देखिए, मैं इमरान खान का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान नहीं नाकाम हुआ, लेकिन जो सिस्टम को लेके आए थे, वो सिस्टम नहीं चल पाया, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर जो पुराने लोग थे, वो वही घिसे पिटे लोग आ गए, जिसके बारे में हम पहले कहते रहे थे कि अगर अगर वो सिस्टम के अंदर इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन लोगों को हटा दिया जाता, तो आपको याद होगा हमने पहले भी कहा था कि अगर इनको हटा देते, फौरी तौर पर अगर कोई ऐसा इकदाम किया जाता, इनकलाबी तौर पर ले आते, तो शायद हो सकता कि ये मामला चलता। लेकिन बदकिस्मती कुछ ऐसी हुई कि हमारे साथ कुछ मामलात कुछ ऐसे बिगड़ते गए, सरहदी हालात भी हमारे ख़राब होते रहे। अंदरूनी मुल्क, हमारे मुल्क में जो है पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है। आपको पता है कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। तो इमरान खान एक तब्दीली का प्रोग्राम लेके आया था। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं एक गैर जानिबदार तज्ज़िये की बात कर रहा हूँ कि बिलाशुबा एक अच्छा प्रोग्राम लेके आया था, लेकिन प्रोग्राम किसी एक शख्स के कहने पर नहीं चलते। देखिए, रियासत जो है ना, रियासत चलाने के लिए आपके पास पूरे इदारे होते हैं। इदारों को पहले ठीक करना था, इदारे पहले ठीक नहीं हो पाए, इदारों के अंदर लोग गलत चले गए, उनकी वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वही प्रॉब्लम जो है अब आप इस वक़्त मुल्क में देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो आपका जो सीपैक का मामला है, और जिस तरह इंशाल्लाह आपका चीन के साथ मामला हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ कि आज तक जिस मसले पे ब्लैकमेल होता रहा है, वो भारत का मामला था, वो कुछ कश्मीर के मसले पे दबाव था, कुछ आपकी पानी की जारियत थी भारत की जानिब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मसले अब हल होने लगे हैं। पानी की जारियत का भी मैंने कल बता दिया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो वाटर थ्रेट होता था, वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे मामलात हैं, 1-2 दिन के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं।
तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपका अपनी अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, ज़रूर मेरी वीडियो को आप देखें और पसंद आए तो ज़रूर आप उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और मुझे ट्विटर पे आप ज़रूर फ़ॉलो करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने ट्विटर के ऊपर मैं देता हूँ, तो मुझे आप ट्विटर पे ज़रूर फ़ॉलो करते रहें। इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।